1980 के दशक में दुनिया के सामने एक बड़ी समस्या आई। ओजोन लेयर का छेद तेजी से फैल रहा था। फिर क्या हुआ और क्या ये अब भी मौजूद है? चलिए उस समय में वापस चलते हैं। सूरज से पृथ्वी पर जीवन चलता है, लेकिन इसके यूवी रेडिएशन के ज्यादा संपर्क से पौधों और जानवरों की डीएनए को नुकसान पहुंचता है। शुक्र है कि उस रेडिएशन का लगभग 98% भाग स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद ओजोन मॉलिक्यूल सोख लेते हैं, जो इस प्रोसेस में लगातार टूटते और दोबारा बनते रहते हैं, जिससे संतुलन बना रहता है। लेकिन 1970 के दशक की शुरुआत में दो केमिस्ट्स मारियो मोलिना और शेरवुड रोलैंड ने दिखाया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या CFCs नाम के केमिकल्स इस संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। CFCs को 1920 के दशक में 3 अमेरिकन कॉर्पोरेशंस ने रेफ्रिजरेटर कूलेंट्स के तौर पर विकसित किया था। अमोनिया या मेथिल क्लोराइड से अलग CFCs ज्वलनशील और जहरीले नहीं थे। इसका मतलब है उनसे आग नहीं लगती या जहरीली गैस लीक नहीं होती। उनसे बेहतरीन प्रोपेलेंट्स, फोमिंग एजेंट्स और फायर रिटार्डेंट्स बनाए गए। CFCs जल्द ही रोजमर्रा की कई चीजों में इस्तेमाल होने लगे और ये कई अरब डॉलर्स की इंडस्ट्री बन गई। नीचे के वातावरण में CFCs नहीं टूटते या दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन मोलिना और रोलैंड ने दिखाया कि स्ट्रेटोस्फेयर में यूवी लाइट द्वारा तोड़े जाने पर क्लोरीन एटम्स छोड़ते हैं। ये फिर ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं और ओजोन को तेजी से नष्ट करते हैं। एक क्लोरीन एटम हजारों ओजोन मॉलिक्यूल्स को नष्ट कर सकता है और फिर किसी और चीज के साथ रिएक्ट करके एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना सकता है। अपने फायदे को खतरे में पड़ता देख CFC निर्माताओं ने वैज्ञानिकों को बदनाम करने की कोशिश की। उन पर KGB के लिए काम करने का इल्जाम लगाया। शुरुआती अंदाजे से पता चला कि 60 साल में CFCs ओजोन कॉन्सेंट्रेशंस को 7% तक कम कर सकते हैं, लेकिन 1985 तक ये साफ हो गया कि ओजोन की कमी खास करके अंटार्कटिका के ऊपर बहुत तेजी से हो रही थी। यहाँ बहुत ज्यादा ठंडा तापमान और अंटार्कटिक बादलों की अलग बनावट ने ओजोन का घटना तेज कर दिया। अंटार्कटिका में काम कर रहे साइंटिस्ट्स ने हर वसंत में ऊपर की ओजोन में भारी गिरावट या कमी देखी। सैटेलाइट डेटा ने ये नुकसान दिखाया और केमिकल टेस्ट्स ने इसका पूरा जिम्मेदार CFCs को ठहराया। नासा ने जल्द तस्वीरें जारी की, जिन्हें दुनिया भर में प्रसारित करके लोगों का ध्यान खींचा गया। अगर ओजोन में कमी होती रही तो स्किन कैंसर की दर आसमान छू जाएगी। फोटोसिंथेसिस में रुकावट आएगी, जिससे चावल, गेहूं, मकई और पौधों की पैदावार कम होगी और बीमारियां भी जल्दी पकड़ेंगी। दुनिया भर के खेतों की पैदावार गिरेगी और इकोसिस्टम नष्ट हो जाएंगे। लेकिन कई राजनेता आने वाली बड़ी मुसीबतों के मुकाबले मौजूदा आर्थिक मुश्किलों पर ध्यान देना चाहते थे। CFCs पर रोक लगाने की लड़ाई में दो भिन्न सहयोगी मिले, अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर। सरकारी नियम के अपने विरोध के बावजूद रेगन, जो स्किन कैंसर भुगत चुके थे, और थैचर, जिन्होंने एक केमिस्ट की ट्रेनिंग ली थी, दोनों तुरंत कार्रवाई करने को तैयार हुए। अमेरिका और ब्रिटेन के साथ कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड ने भी CFCs पर दुनिया भर में रोक लगाने की मांग की। 1987 में प्रतिनिधियों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर साइन किए, जिसमें CFCs को खत्म करने और दुनिया के दक्षिणी देशों को सस्ते और ओजोन को नुकसान न पहुंचाने वाले एजेंट्स को हासिल करने में मदद के लिए फंड को मंजूरी दी। बाद में इसे दुनिया के हर देश ने माना और इतिहास में ऐसा करने वाला ये इकलौता समझौता था। 1995 में मोलिना, रोलैंड और उनके डेनमार्क के सहयोगी पॉल क्रुट्जेन को इकट्ठे केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। जैसे जैसे CFCs का इस्तेमाल कम होता गया, ओजोन का छेद कम होने लगा। 2070 तक इसके पूरी तरह से खत्म होने की उम्मीद है, लेकिन हम अभी भी खतरे से बाहर नहीं हैं। हालांकि CFCs पर रोक जलवायु की जीत थी, क्योंकि CFCs शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसेज हैं, लेकिन उनकी जगह लेने वाले हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स या HFCs भी वैसे ही हैं। वैसे तो ये CFCs के मुकाबले कम खतरनाक हैं, फिर भी HFCs कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ज्यादा गर्मी कैद करके जलवायु परिवर्तन बढ़ा रहे हैं। इसमें बदलाव करने के लिए 2016 में किगाली अमेंडमेंट को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जोड़ा गया, जिसमें 2047 तक दुनिया के HFCs में 85% कटौती करने का वादा किया गया। ये अकेले सदी के अंत तक दुनिया के तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी ला सकता है। आज जलवायु परिवर्तन की वजह से हम खतरे में हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की हमें सख्त जरूरत है। सवाल ये है, हमें दोबारा मिलकर काम करने के लिए क्या करना होगा? हमारे प्लैनेट का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक, पॉलिसी बनाने वाले और आप जैसे लोग किस तरह के साहसी कदम उठा रहे हैं, ये जानने के लिए और अपनी उत्सुकता और उम्मीदें बढ़ाने के लिए जाएं
ed.ted.com/earthschool पर।